जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो है एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 8 का रिवीजन करने वाले हैं। अब तक हम लोग 60 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट रिवीजन में हेल्प कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों हम ये महसूस कर सकें, हमें ये पता लग सके कि हाँ आप लोग जो है सही से रिवीजन कर पा रहे हैं, हमारी बात जो है आप लोगों तक पहुँच रही है सही से। और वीडियो में कमेंट भी करिएगा कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट में और इम्प्रूवमेंट चाहिए और आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले हम अपने 5 रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेव हियर्स ऑफ भारत किसकी पुस्तक है? विक्रम सावंत, श्यामपंत। और एसटीआर मुद्रा में रिमेनबी मुद्रा कब जुड़ी गई? यानी कि 2016 में ये रिमेनबी मुद्रा जुड़ी गई थी। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ये 5 मुद्राएं थी, जिनमें से एक रेमिनबी है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एससी और एसटी की कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 131 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें एससी की 84 और एसटी की 47 सीटें आरक्षित हैं। पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। अब प्रश्न नंबर 1 पर हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? तो जमशेदपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, इसे भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं। भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। वहीं त्योहारों का नगर मदुरई को, और मंदिरों का शहर मदुरई को, ऑरेंज सिटी और बाघों का शहर नागपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। वहीं पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अम्बुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम में अन्य मनाए जाने वाले उत्सव और मेला देहिंग पटगई, ये हाथियों को सेव करने के लिए मनाया जाता है। मी दम मीफी होम जनजाति के द्वारा मनाया जाता है असम में। बैसागु ये बोडो जनजाति के द्वारा असम में मनाया जाता है। अलिये लियांग मिशिंग जनजाति के द्वारा ये असम में मनाया जाता है। और चाय महोत्सव जोरहट जनजाति के द्वारा असम में मनाया जाता है। वहीं बात करें कि अम्बुबाची मेला ये कामाख्या देवी मंदिर में जो है मनाया जाता है असम में। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं, और ये जून के महीने में मनाया जाता है। 4 दिन तक मनाया जाने वाला ये मेला है। वहीं दोस्तों बात करें बिहू, दिजिंग और भावना, ये भी कहाँ का है? असम का। वहीं दोस्तों बात करें रजनी गबरा और हरनी गबरा, ये दोनों भी उत्सव कहाँ के हैं? असम के हैं। वहीं रोंगकर असम से रिलेटेड है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा सुनंदा नायर। और मोहिनी अट्टम नृत्य के अन्य प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं जयप्रभा मेनन, गोपिका वर्मा, जयप्रभा मेनन, गोपिका वर्मा, कलामंडलम कल्याणी अम्बा, जिसे मोहिनी अट्टम की जननी भी कहा जाता है, राधा दत्ता। ये तो मोहिनी अट्टम की नृत्यांगनाएं हो गई। दमयंती जोशी, सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, ये सभी कथक नृत्य पंडित महाराज जो है कथक नृत्य करते हैं, कथक से रिलेटेड हैं। और वही सॉरी पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक से रिलेटेड हैं, सितारा देवी कथक से रिलेटेड हैं, दमयंती जोशी ये भी कथक से रिलेटेड हैं। बात करें अगले प्रश्न की कि जून 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जो रेल मार्ग है वो सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कि 9 राज्यों में विस्तार है इसका। 4189 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो शुरू 2011 में होती है। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? बासुकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, आप लोगों को याद रखना है मेरे भाई। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन जो कि रूस में है, 9289 किलोमीटर लंबा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। दुनिया का 5वां लॉन्गेस्ट राजमार्ग है ये, और 13 स्टेट से होकर ये गुजरता है। शुरू 2001 में होता है। ये 4 जो है बड़े शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की कि ट्रुथ एंड लव ए लिटिल मेलिस किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है खुशवंत की आत्मकथा है, खुशवंत सिंह। वही बात करें द एंड ऑफ इंडिया खुशवंत सिंह की अन्य जो हैं रचनाएं हैं, आत्मकथा है। द एंड ऑफ इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, दिल्ली और ए हिस्ट्री ऑफ सिक्स, ये खुशवंत सिंह की आत्मकथा हैं। वहीं दोस्तों बात करें सत्यजीत रे, इनकी जाखन छोटो चिलम और आत्मकथा ये बंगाली भाषा में इन्होंने लिखी है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की आत्मकथा जसवंत सिंह की है। इंडिया एट रेस
डिफेंडिंग इंडिया, ये किसकी हैं? जसवंत सिंह की हैं। वहीं दोस्तों बात करें नटवर सिंह की, वन लाइफ इज नॉट इनफ, हियर्ड टू हियर्ड और वॉकिंग विद लॉयंस, तो ये जो है रचनाएं किसकी हैं? नटवर सिंह की हैं। वहीं दोस्तों बात करें अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनाली, हिमाचल प्रदेश। वहीं दोस्तों बात करें कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। वहीं जवाहर पर्वतारोहण संस्थान पहलगांव, जम्मू कश्मीर में है। और उत्तरकाशी उत्तराखंड, यानी उत्तरकाशी उत्तराखंड में कौन सा पर्वतारोहण संस्थान है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। नेशनल पर्वतारोहण संस्थान दिरांग अरुणाचल प्रदेश में है। नेशनल पर्वतारोहण संस्थान दिरांग अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2023 में शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की जाती है। 17 सितंबर, जिसे मोदी जी की याद में जो है मोदी जी के लिए सेवा दिवस मनाया जाता है। और पीएम किसान योजना सम्मान निधि योजना 2019 में गोरखपुर से शुरू होती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को। आयुष्मान भारत योजना भी 23 सितंबर 2018 को शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को शुरुआत होती है। वही पीएम कुसुम योजना 2019 को स्टार्ट होती है। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? ये आर्टिकल नंबर 93 वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। आर्टिकल 99 में क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्षों को, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्यों को शपथ आर्टिकल नंबर 99 के तहत दिलाई जाती है। राष्ट्रपति का संबोधन आर्टिकल नंबर 86 में है। आर्टिकल नंबर 83 में स्पीकर का कार्यकाल है। वही आर्टिकल 87 में विशेष संबोधन है। आर्टिकल 98 में संसद का सचिवालय है। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, अनुच्छेद 105 में किसकी शक्तियां और विशेष अधिकार परिभाषित हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बैठक और राज्यसभा के सांसद का जो इसमें शक्तियां हैं और विशेष अधिकार परिभाषित हैं आर्टिकल नंबर 105 में। 108 में संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट मीटिंग जो है प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है। और दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर किसी भी कर के नियमन में अधिरोपण, उन्मूलन और प्रत्यारोपण, पैसे के उधार का विनिमय और भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, ये सभी जो है परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल नंबर 109 जो है धन विधेयक की प्रक्रिया से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 111 विधेयकों पर स्वीकृति से रिलेटेड है। वहीं आर्टिकल नंबर 112 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल नंबर 112 में देखने को मिलता है। वही दोस्तों बात करें प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 का उल्लेख करता है। तो ये भारत के कार्यवाहक और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटिंग ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उनकी नियुक्ति के बारे में वर्णन करता है। आर्टिकल नंबर 126 126, सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी बिकम ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये आर्टिकल नंबर 129 यानी कि 129 में वर्णित है। वहीं आर्टिकल नंबर 130 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसमें है? आर्टिकल नंबर 130 में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें है? आर्टिकल नंबर 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। आर्टिकल नंबर 137 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और आदेशों की समीक्षा है। और सुप्रीम कोर्ट किसमें दिखने मिलता है आपको? आर्टिकल नंबर 124 यानी कि 124 में। सैलरी ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल नंबर 125 में जो है आपको देखने को मिलता है। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर है 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्र अधिकार को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल नंबर 131 हो जाएगा। वही सुप्रीम कोर्ट की परामर्श शक्ति आर्टिकल नंबर 143 में है। न्यायालय के नियम आर्टिकल नंबर 145 में है। अगला प्रश्न है, स्वाली की लड़ाई जो कि 1612 ईस्वी में होती है, अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के खिलाफ स्वाली की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें जो है 1605 से यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो स्वाली की लड़ाई है वो किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ये जहांगीर के शासन काल में हुई थी, क्योंकि 1605 से 1627 शासनकाल किसका था? मुगल शासक जहांगीर का। जिसमें 1612 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच स्वाली की लड़ाई होती है, और जिसमें हॉकिंस जो था, हॉकिंस वो 1608 ईस्वी में भारत आया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में, काफ़ी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 15, कर्नाटक युद्ध के बीच लड़े गए थे, किनके बीच कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे? तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच जो है यहाँ पर कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो 1746 से 48 तक चला, जिसमें 1748 में एक्सला सेपेल की संधि होती है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस
कब हुआ था? तो 1746 से 48। पूछा जाता है कि एक्सला-चैपेल की संधि कब हुई थी? तो 1748 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सला-चैपेल की संधि किस युद्ध में हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला-चैपेल की संधि हुई थी। पूछा जाएगा कि एक्सला-चैपेल की संधि किन-किन के मध्य हुई थी? तो ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य जो था वो एक्सला-चैपेल की संधि हुई थी। उसी तरह से सेकंड वार यानी कि दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुई और पांडिचेरी की संधि 1754 में ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य होती है। वहीं तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1756 में से 1763 तक चलता है, जिसमें पेरिस की संधि 1763 में होती है। वहीं वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है। वहीं दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, किस आंग्ल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था जो 1799 में सुल्तान टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है। चौथे मैसूर युद्ध में 1799 में। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69। मद्रास की संधि 1769 में होती है, जिसमें इनके पिता हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है। 1780 से 1784 तक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें मंगलोर की संधि होती है 1784 में। वहीं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 में, जिसमें 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और वहीं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1852 में। तो यहाँ पर आंग्ल बर्मा युद्ध 3 आंग्ल बर्मा युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो था वो 1824 से 26 में होता है। तीसरा और दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में, तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86 में होता है। एंग्लो मराठा युद्ध 3 हुए, जिसमें से 1766 से 1769 में पहला एंग्लो मराठा युद्ध, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 6 में, 1817 से 18 में तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है। आंग्ल अफगान युद्ध 3 होते हैं, 1839 से 42 में, 1878 से 80 में और 1919 से 1921 में तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध होता है। वहीं आंग्ल सिख युद्ध 2 होते हैं। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में जो है होता है। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशिगन झील, जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वहीं बात करें ओंटारियो झील जो यूएसए और कनाडा यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों में है, और ह्यूरॉन झील जो है मेक्सिको में है। और वहीं बात करें सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि रूस में है। सबसे बड़ी और सबसे ताजे पानी की झील कौन सी? सुपीरियर झील यूएसए में है। सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका झील। गहरी झील कौन सी है? बेकाल, जो कि रूस में है। झील के अंदर झील कौन सी है? मैनीटू, जो कि कनाडा में है। झील के अंदर झील मैनीटू, कनाडा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में तशोगमो झील स्थित है? राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। वही पेंगोंग झील लद्दाख में है। नोको और पराशर झील हिमाचल प्रदेश में है। भीमताल और रूपखंड झील उत्तराखंड में है। लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान, पुलकट झील तमिलनाडु, वेमनाड झील और अष्टमुदी झील केरल में, लोनार झील महाराष्ट्र में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, सेंचल झील मध्य प्रदेश में, पिछौला झील राजस्थान में, भोजताल और बीरन झील मध्य प्रदेश में और बेला सागर झील उत्तर प्रदेश में है। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की 20 नंबर, कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है? तो गौरी कुंड झील जो है जो कि उत्तराखंड में अपने गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है। अन्य गर्म झरना है राजगीर बिहार में, तवांग अरुणाचल प्रदेश में और अत्रि ओडिशा में। ये तवांग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, पर्यावरणीय आंदोलनों का कालक्रमिक क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो है साइलेंट वैली संघर्ष जो कि कांतीपूशी नदी पर बांध के लिए जो होता है साइलेंट वैली संघर्ष होता है, आंदोलन होता है, ये केरल में होता है 1978 में। 1973 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन होता है। 1983 में कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन होता है। 1985 में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नर्मदा बचाओ आंदोलन होता है। और जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में झारखंड में होता है। बिश्नोई आंदोलन जो है यहाँ पर 1730 ईस्वी में आपको देखने को मिलता है, इसलिए राइट आंसर VACD हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? तो RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। वही बात करें कि क्यों ये जो है मौद्रिक नीति लागू की जाती है, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को कम करने के लिए, स्थिर आर्थिक विकास को कम करना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए और स्थिर आर्थिक विकास को के लिए जो है यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी लागू की जाती है RBI के द्वारा, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी की नोडल एजेंसी है RBI।
और अध्यक्ष इसके कौन, आरबीआई गवर्नर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। और पहली मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि एमपीसी 27 जून 2016 को गठित होती है और पहली बैठक 3 अक्टूबर 2016 को गठित होती है। एमपीसी का कार्यकाल जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का कार्यकाल 4 वर्ष होता है यानी कि 4 साल का होता है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के सदस्य होते हैं और 3 इंडियन गवर्नमेंट के। वर्ष में ये 4 बार गठित होती है मॉनेटरी पॉलिसी। बात करें 15 अप्रैल 1980 को भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 जुलाई 1969 में और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, जो भी 50 करोड़ से अधिक धनराशि वाली बैंकें थी। आरबीआई गवर्नर उसमें एल के झा थे, पीएम उसमें इंदिरा गांधी थी। तो 15 अप्रैल 1980 को भारत में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। सेकेंड टाइम ये राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसमें 6th 5 ईयर प्लान था। उस समय 2200 करोड़ और प्लस जमा जिसमें थी, उसमें जो उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल थे और 5000 और 10,000 के नोटों का यहाँ पर प्रचलन किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रुपया दूसरी बार अवमूल्यन किया गया, और जो है दूसरी बार अवमूल्यन 1966 में होता है। अवमूल्यन बोले तो डिवैल्यूएशन, और यहाँ पर जो है पहली बार 1949 में 35% डिवैल्यूएशन होता है। 1966 में दूसरी बार डिवैल्यूएशन होता है और 1991 में 1 जुलाई और 3 जुलाई को डिवैल्यूएशन तीसरी बार होता है। अगला प्रश्न है कि शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई शब्द किसने गढ़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को ही यानी कि जनक कहा जाता है। मार्विन मिस्की भी इनके साथ शामिल थे। भाई दोस्तों, बात करें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसकी शुरुआत 1956 से होती है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला रोबोट शिमोन था। और भारत में पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में एआई के जनक कौन थे, तो डॉक्टर राजा रेड्डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। एआई के जनक भारत में डॉक्टर राजा रेड्डी। और पहला मानव एआई कौन है, सोफिया, जो मानव रूपी रोबोट है। सोफिया मानव रूपी रोबोट, पहला मानव एआई। और अगला होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनेवा स्थित आईटीयू मुख्यालय में। जिनेवा स्थित आईटीयू मुख्यालय में जो है वो ये समिट होती है। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। भाई दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करना है ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय।